नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यूनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम प्रतिजन, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्ष की संरचना, प्रतिरक्षी के प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ प्रतिजन यानी कि एंटीजन क्या होता है। प्रतिजन, एंटीजन बाहरी जीवाणु होते हैं, बाहरी रोगाणु होते हैं, बाहरी पदार्थ होते हैं जो प्रतिरक्षी उत्पादन को प्रेरित करते हैं। प्रतिजन वह बाहरी पदार्थ है जो हमारे शरीर में प्रविष्ट करने के पश्चात बीटा लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में परिवर्तित करती है। बीटा लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में परिवर्तित करती है, प्रतिजन कहलाता है, एंटीजन कहलाता है। अब देखो प्रतिजन क्या होता है। वह बाहरी रोगाणु या पदार्थ जो प्रतिरक्षी उत्पादन को प्रेरित करता है। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होता है उसको निर्माण के लिए प्रेरित करता है कौन? प्रतिजन। तथा हमारे शरीर में प्रवेश करने के पश्चात बीटा कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करती है। सीधी सी बात यह है कि प्रतिजन वह बाहरी पदार्थ या बाहरी रोगाणु या बाहरी जीवाणु होता है जो प्रतिरक्षी उत्पादन को प्रेरित करता है, और हमारे शरीर में जब इनकी एंट्री होती है तो ये बीटा लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में चेंज करती है, प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करती है। दैट इज कॉल्ड प्रतिजन। प्रतिजन कहो या एंटीजन कहो, एक ही बात है, प्रतिजन या एंटीजन। और प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी दोनों एक ही नाम है। अब देखो सेकंड, प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होता है? अब देखो प्रतिरक्षी क्या होता है। प्रतिरक्षी एक विशिष्ट गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। प्रतिरक्षी एक बाहरी पदार्थ, बाहरी रोगाणु, बाहरी जीवाणु है, जबकि प्रतिजन एक बाहरी रोगाणु या बाहरी पदार्थ या बाहरी विषाणु है, जबकि प्रतिरक्षी एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन है। यह प्रतिरक्षी उत्पादन को प्रेरित करता है और हमारे शरीर में जो बीटा लसिका कोशिका होती है उसको प्लाज्मा कोशिका में परिवर्तित करती है कौन? प्रतिजन या एंटीजन। जबकि प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार का गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो प्रतिजन के साथ संयोजित होता है, जो प्रतिजन के साथ क्रिया करता है, और इसका निर्माण प्लाज्मा कोशिका करती है। प्रतिरक्षी का निर्माण कौन करता है? प्लाज्मा कोशिका करती है। और जब हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु की एंट्री होती है तो हमारे शरीर में रोगाणु के लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जो या तो उपार्जित या फिर स्वाभाविक प्रतिरक्षा के बाद तुरंत प्रतिक्रिया उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा होती है। सबसे पहले कोई रोगाणु स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र में प्रवेश करता है और वहां से प्रतिजन यदि नहीं लड़ता है, रोग नहीं रोकता है, तो सीधा उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र हमारा उसके विरुद्ध लड़ता है और हमें उस रोग के विरुद्ध राहत दिलाता है, उस रोग से जंग जीतने के लिए हमको मजबूर करता है। तो देखिए, सबसे पहले एंटीजन। एंटीजन एक बाहरी रोगाणु, जीवाणु, विषाणु होता है जिसका आणविक भार 6000 डाल्टन होता है। कितना होता है? 6000 डाल्टन होता है। और जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है एंटीजन, जिसका आणविक भार 6000 डाल्टन होता है। हमारे शरीर में सबसे पहले कोई भी रोग प्रवेश करता है तो सबसे पहले प्रतिजन स्वाभाविक प्रतिरक्षा तंत्र से लड़ता है और उसके बाद में उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र से लड़ता है। कोई भी रोग हमारे शरीर में एंट्री करती है तो सबसे पहले उसका प्रतिजन का सामना स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधियों से होते हैं, उसके बाद उपार्जित प्रतिरक्षा विधि उसका सामना करती है और वो विभिन्न प्रकार के रोगाणु से लड़ती है, और हम सभी को उस विभिन्न प्रकार के रोगों की जो सबसे बड़ी उस जंग होती है, उस जंग से जीतने में हमारी सबसे पहले मदद करती है। उसमें सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होगी, उतनी ही हम सबसे ज़्यादा जंग जीतेंगे, हमारा शरीर उतना ही मजबूत होगा, उतना ही प्रबल होगा। अब प्रतिजन के संपूर्ण अणु प्रतिरक्षी से नहीं जोड़ते हैं, उसके कुछ ही अंश प्रतिरक्षी से जोड़ते हैं। उस अंश को एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप कहते हैं। एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप कहते हैं।
पूरा भाग एंटीजन का प्रतिरक्षी के साथ समायोजित नहीं हो जाता है, उसका कुछ भाग ही प्रतिरक्षी के साथ जुड़ता है, उस भाग को कहेंगे एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप। दैट इज क्लियर। सेकेंड, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का मतलब प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, या बड़े अक्षरों में इसको एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन या आईजी से प्रदर्शित करते हैं। एंटीबॉडी एक विशिष्ट प्रकार का गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित होता है, जो मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है। इसे कहते हैं एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन या आईजी, एक ही बात है। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने के लिए प्रतिजन से क्रिया करते हैं। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसे पैराटॉप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराटॉप। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उस भाग को पैराटॉप कहते हैं। इधर समझ में आ गया एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या क्या डिफरेंट है। आप ध्यानपूर्वक समझोगे, समझने की कोशिश करोगे, दोनों समझ में आ गया। अब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का दूसरा नाम मैंने आपको बताया प्रतिरक्षी। एंटीबॉडी का दूसरा नाम है प्रतिरक्षी और एंटीजन का दूसरा नाम है प्रतिजन। याद रखना। अच्छा, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन या आईजी और प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उस स्थान को, उस स्थल को पैराटॉप कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखना। अब हम प्रतिरक्षी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि इसका आकार कैसा होता है, कौन सा भाग जोड़ता है, कौन सा बंध पाया जाता है, ये प्रतिजन प्रतिरक्षी आपस में क्रिया कैसे करते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, उसके बारे में अभी विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखो ये प्रतिरक्षी की संरचना है। अब इसकी प्रमुख संरचना के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसको देखने पर हमें यह पता चलता है कि प्रतिरक्षी का आकार अंग्रेजी के वाई आकारनुमा होता है, यानी कि जो ये वाई होता है ना, इस वाई आकार के समान ही प्रतिरक्षी संरचना होती है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखिए वाई है, समझ में आ रही है। अब इसमें इस वाई में यहाँ पर देखोगे तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये NH2 का मिलकर बना होता है, एमीन से मिलकर बना होता है, और ये जो नीचे वाला भाग है ये C डबल बॉन्ड OS अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल से मिलकर बना होता है। ये दोनों आपस में SS मतलब डाई सल्फाइड बंध से आपस में बंधे रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। S का मतलब सल्फाइड, 2 का मतलब डाई सल्फाइड बंध, इसके मध्य डाई एन दो सल्फाइड बंध पाया जाता है। ये और ये आपस में भी डाई सल्फाइड बंध से, ये और ये भी आपस में डाई सल्फाइड बंधों से आपस में जुड़े रहते हैं। ये जो आपस में भाग है, ये जो आपस में आपको दिख रहे हैं, ये भाग और ये भाग, ये दोनों ही भाग प्रतिजन क्रिया स्थल है। यहाँ पर इनकी आपस में रिएक्शन होती है, क्रियाएं होती है। ये आपस में जो आपको ये भाग दिख रहा है ये इसकी भारी श्रृंखला है, ये इसकी हल्की श्रृंखला है। सेम इधर सेम। यहाँ पर देखो ये भारी श्रृंखला है और ये इसकी हल्की श्रृंखला है। ये भाग और ये भाग, इस भाग को कहते हैं अस्थिर भाग, वेरिएबल पोर्शन, और ये जो नीचे वाला भाग है उसको कहेंगे स्थिर भाग। इस भाग को अस्थिर भाग, इस भाग को कहेंगे स्थिर भाग। कांस्टेंट पोर्शन, इसको कहेंगे अस्थिर भाग, इसको कहेंगे स्थिर भाग। ये दोनों आपस में डाई सल्फाइड बंधों से जुड़े रहते हैं। इनके बीच के जुड़ने का स्थान एक कब्जे नुमा होता है जिसको हिंज क्षेत्र कहते हैं। ये जैसे खिड़की है दीवार की लगी रहती है, आपस में ये बनती है, खुल होती है, बंद होती है, खुल होती नहीं होती है, अपन कहते हैं ना कब्जा लगा हुआ है। वैसे आपस में जुड़ने का स्थान जो लचीला होता है उसको कहते हैं हिंज क्षेत्र। इंपॉर्टेंट। दोनों भुजाओं का जो उद्गम स्थल है, दोनों भुजाओं के जो जुड़ने का स्थल है, दोनों भुजाओं का उद्गम स्थल लचीला होता है जिसको हिंज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस तरह ये स्ट्रक्चर है। अब आपको स्ट्रक्चर पूरी समझ में आई। अब आपको कार्यविधि जैसे बोलता हूँ, जो मैंने लिखा है वही बोल रहा हूँ। अब इसका क्या करेंगे, ये संरचना होगी। अब इसकी संरचना की विधि देखो आप क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, आप ध्यानपूर्वक देखो। इसकी संरचना अंग्रेजी की वाई आकारनुमा होती है जो 4 संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसमें 2 भारी और बड़ी और 2 हल्की और छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है।
ये देखो हल्की और भारी, ये दोनों भारी और दो हल्की, दैट इज क्लियर। जब ये दोनों, ये आधा है ये पूरा है, ये आधा और ये आधा, जब ये दोनों अर्धांश आपस में जुड़ जाते हैं तो प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है, एक द्विविलय संरचना बन जाती है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं दोनों अर्धांश को आपस में मिलाने से प्रतिरक्षी की संरचना बनती है और दोनों अर्धांशों के मध्य डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। ये इस चीज़ को आप भली भांति जानते हैं। नेक्स्ट देखो आप, इसमें प्रत्येक भारी और हल्की श्रृंखला दो भागों में विभक्त होती है, जिसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग अस्थिर भाग और दूसरा भाग स्थिर भाग। अस्थिर भाग NH2Mn से जुड़ा रहता है, जबकि स्थिर भाग C डबल बॉन्ड OH से जुड़ा रहता है। दोनों अर्धांशों के आपस में जुड़ने का स्थान लचीला होता है, उस क्षेत्र को हिंज क्षेत्र कहते हैं। इस तरह ये प्रतिरक्षी की स्ट्रक्चर है। अब प्रतिजन की डेफिनेशन होगी, प्रतिरक्षी की डेफिनेशन होगी, दोनों में क्या अंतर है, डिफरेंट हो गया। प्रतिरक्षी की स्ट्रक्चर होगी। अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी के प्रकार। प्रतिरक्षी के प्रकार, टाइप ऑफ एंटीबॉडी, टाइप ऑफ प्रतिरक्षी के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी के कितने प्रकार हैं? प्रतिरक्षी के मुख्य अपन 5 प्रकार पढ़ेंगे जो निम्नलिखित है। प्रतिरक्षियों में 5 प्रकार की भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, जिसको अलग अलग चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और प्रत्येक प्रतिरक्षी की अलग अलग कार्य प्रणाली होती है। प्रतिरक्षी में 5 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, जो अंग्रेजी के यूनानी अक्षरों से इसे प्रदर्शित करते हैं। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आधार पर प्रतिरक्षी के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। IG का मतलब प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबिन, IG की फुल फॉर्म होती है इम्यूनोग्लोबिन या IG। अब IgG में भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है गामा, IgM में O, जिसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, IgA में एल्फा, IgE में एप्सिलॉन, ये इनका यूनानी मार्क है, चिन्ह है, IgD को डेल्टा। ये मान के याद रखना है कि IgE प्रतिरक्षी में भारी पॉलीपेप्टाइड कौन सी श्रृंखला पाई जाती है? एप्सिलॉन। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रत्येक प्रतिरक्षी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसमें सबसे पहले है IgG। देखो अब पहला प्रतिरक्षी IgG, जिसमें भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला गामा पाई जाती है। IgG का मुख्य कार्य होता है एकमात्र प्रतिरक्षी जो अपरा यानी कि प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच सकती है। अपरा को, प्लेसेंटा को, या जो अपना नाभिक होता है ये को एक ही बात होती है, इसको पार करके भ्रूण तक पहुंचती है, वो प्रतिरक्षी कौन सी? IgG। एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा प्रतिरक्षी है जो अपरा को पार कर भ्रूण तक पहुंचती है? IgG। सेकंड IgM। IgM प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। IgM प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। थर्ड IgA, एकमात्र प्रतिरक्षी जो माँ के दूध में पाया जाता है। एकमात्र प्रतिरक्षी जो माँ के दूध में पाया जाता है। एकमात्र प्रतिरक्षी जो माँ के दूध में पाया जाता है IgA है, जो नवजात शिशु के प्रतिरक्षा के लिए उपयोगी है। जो नवजात शिशु के प्रतिरक्षा के लिए उपयोगी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उपयोगी है। उसके बाद में IgE है, वो प्रतिऊर्जयता या एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। अब देखो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आधार पर प्रतिरक्षी के 5 प्रकार होते हैं, IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। IgG में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला गामा पाई जाती है, M में म्यू पाई जाती है, A में एल्फा पाई जाती है, E में एप्सिलॉन पाई जाती है और D से डेल्टा पाई जाती है। नाम से स्पष्ट है, G का मतलब गामा, M का मतलब म्यू, A का मतलब एल्फा, E का मतलब एप्सिलॉन और D का मतलब डेल्टा। प्रतिरक्षी का आपको नाम याद है तो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी उससे ही मिलकर बनी, नाम से याद हो जाएगा आपको ये सिंबल। दैट इज क्लियर। सेकंड, प्रत्येक प्रतिरक्षी का एक मुख्य कार्य होता है और एग्जाम में 100% पूछा जाता है। पहला
IgG एकमात्र ऐसा प्रतिरक्षी है जो अपरा को पार करके भ्रूण तक पहुंचती है। कौन सा प्रतिरक्षी सर्वप्रथम उत्पादित पहला प्रतिरक्षी है? तो प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है IgM। IgA एकमात्र प्रतिरक्षी जो माँ के दूध में पाया जाता है, जो नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो माँ के दूध में पाया जाता है IgA। IgE सबसे पहले प्रतिजन के पश्चात मांस तथा बेसोफिल कोशिका से क्रिया करती है। यह प्रतिरक्षी प्राथमिक रूप से मांस तथा बेसोफिल क्रियाओं से क्रिया करती है तथा यह IgE प्रतिरक्षी प्रतियोजयता या एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है। ई का मतलब एलर्जी। एलर्जी क्रियाओं में सबसे पहले हिस्सा कौन सी प्रतिरक्षी करती है? तो IgE। इस प्रकार आज हमने प्रतिजन, एंटीजन, प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी की संरचना और प्रतिरक्षी के प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करने वाले सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। फर्स्ट टाइम विजिट करने वाले दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।